अगर फ्रैक्शन समझ आ गया तो मैथ कभी मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन 90% बच्चे यही गलती कर देते हैं। और हैरानी की बात यह है ना कि इसका कारण उनका कमजोर दिमाग बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिससे हम उन्हें मतलब संख्याओं को देखना और समझना सिखाते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आज के इस विशेष विश्लेषण में हम CTET मैथ्स पेडागोजी मास्टर क्लास के दस्तावेजों की गहराई में जा रहे हैं, खासकर वो हिस्सा जिसे फ्रैक्शन का जादू कहा गया है। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर बच्चे फ्रैक्शन के नाम से इतना डरते क्यों हैं। हाँ, मतलब 90% बच्चे एक ही जगह पर आकर क्यों अटक जाते हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पढ़ाना क्या है, बल्कि बाल मनोविज्ञान के उस पहलू को डिकोड करेंगे जो ये तय करता है कि एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पर लिखे नंबरों को कैसे प्रोसेस करता है। के लिए मजबूत हो जाती है या फिर इस कदर डगमगा जाती है कि वो जीवन भर मैथ से भागता रहता है। तो दस्तावेजों में CTT का जो एक गोल्डन रूल बताया गया है वो बहुत सीधा है। हाँ, वो रूल की भिन्न को हमेशा दैनिक जीवन यानी रियल लाइफ के उदाहरणों से ही जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अगर हम गणित को एकदम अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट रखेंगे तो बच्चा कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। दैनिक जीवन का जुड़ाव सुनने में तो ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो हम सब असल में बचपन से ही फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। दस्तावेजों में पिज्जा के टुकड़े, जन्मदिन का केक और चॉकलेट बांटने जैसे मजेदार उदाहरण दिए गए हैं। अरे मुझे तो वो बचपन की भावना याद आ रही है, जब जब दो भाई बहनों के बीच एक सेब या चॉकलेट बट रही होती है। उस वक्त हर बच्चा ये पक्का करता है कि दूसरे को उससे बड़ा हाफ ना मिल जाए, है ना? तो ये महज ब्लैक बोर्ड पर लिखे कुछ नंबर नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक बात कही आपने। बच्चे असल जिंदगी में भौतिक दुनिया में फ्रैक्शन के उस्ताद होते हैं। उन्हें आधा और चौथाई मतलब हाफ और क्वार्टर का व्यवहारिक ज्ञान बहुत पहले से होता है। राइट। अगर एक पिज्जा के 4 टुकड़े किए गए हैं और एक बच्चा एक टुकड़ा उठाता है तो उसे पता है कि उसने पूरे हिस्से का 1/4 हिस्सा लिया है। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। कैसा विरोधाभास? यही कि अगर बच्चे असल जिंदगी में हिस्से बांटने में इतने माहिर हैं, अगर उन्हें चॉकलेट के छोटे बड़े टुकड़ों का इतना सटीक अंदाजा है, तो क्लासरूम में आते ही क्या बदल जाता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जैसे ही वो पिज्जा या सेब ब्लैक बोर्ड पर x/y या अंश और हर की शक्ल लेता है, सारी समझ अचानक से गायब क्यों हो जाती है? बच्चे मैथ में इतनी बड़ी गलती आखिर क्यों करने लगते हैं? इसका जवाब उस तरीके में छिपा है जिससे हम बच्चों को पूर्ण संख्याओं से भिन्न की तरफ मतलब होल नंबर से फ्रैक्शंस की तरफ ले जाते हैं। ये महज एक गणितीय छलांग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कॉग्निटिव छलांग है। अच्छा, तो इसे तकनीकी रूप से समझने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखना होगा। बिल्कुल। हम जानते हैं कि न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या है जो बताती है कि कितने भाग लिए गए, हाँ, और डिनोमिनेटर नीचे वाली संख्या जो बताती है कि कुल बराबर भाग कितने हैं। ये परिभाषा तो हम सभी ने रटी हुई है। मतलब 3/5 का मतलब है कि 5 बराबर भागों में से 3 भाग लिए गए। हाँ, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब तुलना करने की बात आती है। दस्तावेजों में दी गई सबसे आम गलती पर गौर करते हैं। कौन सी गलती? जब बच्चों से पूछा जाता है कि 1/8 बड़ा है या 1/4। ओहो! और ज्यादातर बच्चे 1/8 को बड़ा मान लेते हैं। एकदम सही। और इसे ही शैक्षणिक भाषा में द बिगर नंबर इल्यूजन कहा जाता है, मतलब बड़ी संख्या का भ्रम। बच्चे का दिमाग होल नंबर्स के आधार पर काम करने का आदी हो चुका होता है। तो जब वो बच्चा 8 देखता है, हाँ, तो उसका दिमाग तुरंत सिग्नल देता है कि 8 बड़ा है, इसलिए 1/8 बड़ा होना चाहिए। लेकिन 1 मिनट रुकिए। अगर हम एक बच्चे के नजरिए से सोचें, तो ये तो पूरी तरह से स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। हमने ही तो उन्हें सालों तक यही सिखाया है कि 8 सेब 4 सेब से ज्यादा होते हैं, 8 रुपए 4 रुपए से ज्यादा होते हैं। सही बात है। जब उनका पूरा मानसिक ढांचा इस बात पर खड़ा है कि बड़ी संख्या का मतलब ज्यादा मात्रा, तो ये गलती बच्चों की तो नहीं है। ये तो हमारी शिक्षा प्रणाली की विफलता है कि हम अचानक से बीच रास्ते में खेल के नियम बदल देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चा खुद ब खुद समझ जाएगा। ये बहुत ही गहरी बात है। बच्चा अपनी जगह बिल्कुल सही तर्क लगा रहा है। राइट। वो अपने पुराने ज्ञान को नई स्थिति पर लागू कर रहा है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या यानी डिनोमिनेटर कोई मात्रा या क्वांटिटी नहीं है, बल्कि वो एक कंडीशन है। अच्छा, 1 मिनट। डिनोमिनेटर मात्रा नहीं, एक कंडीशन है। इसे थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। हाँ। इसका मतलब ये है कि नीचे वाला नंबर कोई चीज नहीं है,
बल्कि वो ये बता रहा है कि किसी चीज के साथ क्या किया गया है। सटीक रूप से। डिनोमिनेटर सिर्फ ये बता रहा है कि कैंची कितनी बार चली है या चाकू कितनी बार चला है। ओहो। अगर हमारे पास एक चॉकलेट है और उसके 4 टुकड़े करते हैं तो डिनोमिनेटर 4 है। इसका मतलब है चाकू 4 हिस्सों के लिए चला। लेकिन अगर हम उसी एक चॉकलेट के 8 टुकड़े करते हैं तो डिनोमिनेटर 8 हो जाता है। तो यहाँ 8 ये नहीं बता रहा कि हमारे पास 8 चॉकलेट है। बिल्कुल नहीं, वो बता रहा है कि उसी एक चॉकलेट को 8 बार काटा गया है। अरे वाह, ये तो एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। अगर चाकू 8 बार चलाए तो टुकड़े तो छोटे ही हो जाएंगे ना। जितने ज्यादा हिस्से होंगे, हर हिस्सा उतना ही छोटा होगा। और यही वो सुधार है जो हमें बच्चों के दिमाग में लाना है। जब एक बच्चा इस बात को समझ लेता है कि नीचे वाला नंबर चीजें नहीं बल्कि कटने की संख्या बता रहा है, तो 1/8 अचानक से उसे 1/4 से बहुत छोटा लगने लगता है। क्या बात है। इसके अलावा दस्तावेजों में एक और बड़ी समस्या का जिक्र है। बच्चे अक्सर परीक्षा के दबाव में भूल जाते हैं कि कौन सी संख्या ऊपर आएगी और कौन सी नीचे। अगर हम उन्हें सिर्फ नियम रटाएंगे कि कुल भाग नीचे लिखो, लिए गए भाग ऊपर लिखो, तो ये रटा रटाया ज्ञान कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा। बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो अगर ब्लैक बोर्ड और नियम काम नहीं कर रहे हैं, अगर बच्चे का दिमाग 8 देखकर उसे बड़ा मान रहा है, तो हम सिर्फ बोलकर उसे गलत साबित नहीं कर सकते। यहीं से दस्तावेज का अगला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, राइट? करके सीखना। बाल मनोविज्ञान हमें बताता है कि इस कॉग्निटिव भ्रम को सिर्फ रटाकर या भाषण देकर नहीं सुलझाया जा सकता। इसे सुलझाने के लिए बच्चे को भौतिक प्रमाण चाहिए होता है। फिजिकल प्रूफ। हाँ, जब तक बच्चा अपनी आंखों से देखकर और अपने हाथों से छूकर ये साबित नहीं कर लेता कि 1/8 छोटा है, उसका दिमाग उस पुरानी प्रोग्रामिंग को नहीं छोड़ेगा। यहीं पर कागज मोड़ने वाली एक्टिविटी काम आती है, पेपर फोल्डिंग। अगर एक बच्चे को एक आयताकार कागज दिया जाए और उससे कहा जाए कि इसे बीच से मोड़ो, मोड़ने के बाद जब उसे खोलता है तो उसे कागज पर एक लकीर दिखती है जो कागज को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। वो भौतिक रूप से देखता है कि ये आधा है। और इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे के दिमाग में क्या हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है? जब वो बच्चा उसी कागज को एक बार और मोड़ता है तो 4 हिस्से बन जाते हैं, यानी 1/4। फिर एक बार और मोड़ता है तो 8 हिस्से बन जाते हैं। 1/8। बच्चा अपने हाथों से महसूस कर रहा है कि जैसे जैसे मोड़ने की संख्या यानी डिनोमिनेटर बढ़ रही है, वो जो एक खाना या हिस्सा है वो सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ये तो किसी को सिर्फ किताब पढ़ाकर तैरना सिखाने बनाम उसे असल में पानी में उतारने के बीच का अंतर है। एकदम सही तुलना है। कागज मोड़ते समय बच्चा फ्रैक्शन को सिर्फ एक अमूर्त विचार की तरह नहीं देख रहा, वो उसे अपने हाथों से महसूस कर रहा है। वो अपनी मांसपेशियों और आंखों के जरिए इस गणितीय नियम को अपने दिमाग में उतार रहा है। और इसी पूरी प्रक्रिया को पेडागोजी की भाषा में कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावादी दृष्टिकोण कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म, इसका मूल सिद्धांत यही है ना कि ज्ञान को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं जा सकता। बिल्कुल, बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ऐसी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह या आदेश देने वाले की नहीं रह जाती। तो फिर शिक्षक क्या बन जाता है? शिक्षक एक फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता बन जाता है। इसका मतलब है कि शिक्षक का काम ब्लैक बोर्ड पर सही जवाब लिख देना नहीं है। जी। उसका काम वो कागज देना है, वो सुरक्षित माहौल बनाना है जहां बच्चा गलती कर सके, खुद कागज मोड़ सके और खुद ये खोज सके कि 1/8 छोटा क्यों है। और जब ये बुनियादी समझ विकसित हो जाती है, तब दस्तावेज हमें फ्रैक्शंस के प्रकारों की ओर ले जाता है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। इन्हें समझाने के लिए भी रटाने के बजाय बहुत ही शक्तिशाली विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल। स्रोतों में लेगो ब्लॉक्स का जो उदाहरण है वो बहुत ही शानदार है। चलिए इसे थोड़ा महसूस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, जहां अंश हर से छोटा होता है, जैसे 2/5। हाँ, तो कल्पना करें कि लेगो से एक ढांचा बन रहा है। अगर बेस या नींव में 5 ब्लॉक्स हैं यानी आधार बड़ा है और उसके ऊपर सिर्फ 2 ब्लॉक्स रखें तो वो ढांचा एकदम मजबूत खड़ा रहेगा। वो स्थिर होगा। हाँ, वो संरचना देखने में भी उचित या प्रॉपर लगेगी, उसका संतुलन सही है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। इसमें अंश हर के बराबर या उससे बड़ा होता है, जैसे 7/5। अब उसी लेगो के उदाहरण को इस पर लागू करें।
नीचे नींव में सिर्फ 5 ब्लॉक्स हैं और उसके ऊपर 7 ब्लॉक्स का एक भारी भरकम टावर खड़ा कर दिया गया है। क्या होगा? अरे वो तो लड़खड़ाएगा, वो टावर अस्थिर होगा और किसी भी पल गिर सकता है। बिल्कुल, चूंकि ऊपर का भार बहुत ज्यादा है, इसलिए ये भौतिक रूप से अनुचित या इम्प्रॉपर महसूस होता है। ये एक अमूर्त नियम को एक दृश्य अनुभव में बदल रहा है। कोई भी बच्चा इस अस्थिरता की भावना को महसूस करने के बाद कभी नहीं भूलेगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। और तीसरा प्रकार है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये होल नंबर और फ्रैक्शन का जोड़ होता है, जैसे 1 और 2/3। इसे बहुत ही सरल तरीके से केक के उदाहरण से समझाया गया है। एक पूरी तरह से साबुत केक जो होल नंबर 1 है, और उसके ठीक बगल में एक दूसरा केक जिसमें से 1/3 हिस्सा खाया जा चुका है और केवल 2/3 हिस्सा बचा है। तो दोनों को एक साथ देखने पर 1 और 2/3 का स्पष्ट विजुअल बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक चुनौती आती है। एक कक्षा में 40 अलग-अलग तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे सुनकर तेजी से समझ लेते हैं, कुछ इन लेगो विजुअल्स को देखकर सीख जाते हैं। राइट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें दोनों तरीकों से भी समझ नहीं आता। क्या ये कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण हर तरह के बच्चे के लिए काम करता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यही हमें दस्तावेज के अगले हिस्से यानी इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा की ओर ले जाता है। समावेशी शिक्षा। हाँ, एक समावेशी कक्षा का बुनियादी नियम यह है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटना चाहिए, और यहीं पर एजुकेटर्स टूल किट यानी शिक्षक के उपकरणों का पिटारा खुलता है। वो TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। बिल्कुल। सीटेट की परीक्षाओं में TLM पर बहुत गहराई से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि यही वो हथियार है जो समावेशी शिक्षा को सफल बनाता है। TLM का मुख्य काम ही ये है कि वो अमूर्त विचारों को मूर्त वस्तुओं में बदल दे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट को कॉन्क्रीट बना दे। हाँ। दस्तावेजों में फ्रैक्शन स्ट्रिप्स, 3D पिज्जा और चॉकलेट मॉडल जैसे कई उपकरणों पर चर्चा की गई है। लेकिन सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि फ्रैक्शन स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करें। चले इसे विजुअलाइज करते हैं कि एक कक्षा में ये असल में काम कैसे करता है। मान लीजिए कक्षा में एक स्लो लर्नर है जिसे अब भी 1/4 और 1/8 के बीच कंफ्यूजन है। शिक्षक उसे ब्लैक बोर्ड पर नहीं समझाएगा। तो वो क्या करेगा? वो उस बच्चे के डेस्क पर फ्रैक्शन स्ट्रिप्स रखेगा। ये कागज या प्लास्टिक की पट्टियां होती हैं। शिक्षक उसे एक पट्टी देगा जिस पर 1/4 लिखा है। अच्छा। फिर वो उसे 1/8 वाली कई छोटी पट्टियां देगा और कहेगा कि इन छोटी पट्टियों को 1/4 वाली पट्टी के ऊपर रखकर देखो। अरे वाह! तो जब वो बच्चा अपने हाथों से 1/8 वाली 2 पट्टियों को उठाता है और उन्हें 1/4 वाली पट्टी के ठीक ऊपर रखता है, तब वो अपनी आंखों से देखता है कि 2 1/8 मिलकर 1/4 की लंबाई के बराबर हो रहे हैं। बिल्कुल, वो उसे छू रहा है, उसे अपनी उंगलियों से नाप रहा है। ये तो टैक्टाइल लर्निंग है, मतलब छूकर सीखना। हाँ, जब बच्चा उस बनावट को महसूस करता है तो उसके दिमाग में वो गणितीय जुड़ाव बन जाता है जो सिर्फ हवा में संख्याओं के बारे में सोचने से कभी नहीं बनता। खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो चीजों को विजुअलाइज करने में संघर्ष करते हैं। उनके लिए तो ये मूर्त वस्तुएं एक जीवन रेखा की तरह काम करती हैं। बिल्कुल। इस प्रक्रिया से ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि गणित को सिर्फ दिमाग में चलने वाली कोई रहस्यमयी प्रक्रिया होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे चारों ओर भौतिक दुनिया में मौजूद है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चे उच्च कक्षाओं में पहुंचते हैं, हम उनसे ये भौतिक वस्तुएं छीन लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब वो सब कुछ अपने दिमाग में ही कर लें। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। भौतिक वस्तुओं और टैक्टाइल लर्निंग से जुड़ाव की जरूरत कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। एकदम सही। जब हम जटिल अलजेब्रा या ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, तब भी अगर हम उसे किसी भौतिक रूप से जोड़ सकें तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। राइट। एक शिक्षक के रूप में असली सफलता ये नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पर कितनी तेजी से किसी जटिल समीकरण को हल किया गया। असली सफलता इस बात में है कि क्या उस समीकरण को ब्लैक बोर्ड से उतारकर बच्चे के हाथों में रखा जा सका या नहीं। ये तो एक बहुत ही मजबूत मापदंड है शिक्षण की गुणवत्ता को नापने का। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो आज हमने जो चीट शीट या मुख्य निष्कर्ष तैयार किया है उसके 3 प्रमुख स्तंभ हैं। हाँ, पहला स्तंभ है शिक्षण का तरीका। फ्रैक्शन पढ़ाने का सबसे वैज्ञानिक और असरदार तरीका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, जहां बच्चा सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि भागीदार होता है। बिल्कुल। दूसरा स्तंभ है उपकरण। अमूर्त भ्रमों जैसे बिगर नंबर इल्यूजन को तोड़ने के लिए सबसे उपयोगी TLM
फ्रैक्शन स्ट्रिप्स और पेपर फोल्डिंग है जो गणित को भौतिक बनाते हैं। और तीसरा स्तंभ है शिक्षक की भूमिका। एक रचनावादी और समावेशी कक्षा में शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर है जो बच्चों को खुद ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देता है। अगर इन दस्तावेजों के पूरे सार को एक लाइन में पिरोना हो तो वो ये होगा, मैथ को रटने की नहीं, समझने की जरूरत है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है जो पूरे शिक्षा तंत्र को चुनौती देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण ने ये साबित कर दिया है कि अगर सही पेडागॉजी और बाल मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया जाए तो फ्रैक्शन बच्चों के लिए कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि लेगो ब्लॉक्स और कागज मोड़ने जैसे एक मजेदार खेल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार है जो इस पूरे लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट से उभर कर आता है। क्या विचार है वो? अगर महज कागज मोड़ने और पिज्जा के टुकड़ों को छूने भर से मैथ्स का सबसे डरावना विषय बच्चों का पसंदीदा खेल बन सकता है, अगर हाथों से चीजों को महसूस करने से दशकों पुरानी गलतफहमियां टूट सकती हैं, तो जरा सोचिए। हाँ, अगर हम समाज की अन्य जटिल समस्याओं को भी इसी तरह रटाने या थोपने के बजाय व्यावहारिक रूप से हाथों हाथ लेकर सुलझाना शुरू कर दें, तो हम इस दुनिया को कितना बदल सकते हैं। जब भी कोई पिज्जा का स्लाइस उठाता है तो बस ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ खाना नहीं खा रहा, बल्कि वो भौतिक दुनिया में गणित के एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे हिस्से को जी रहा है।